बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केलेटन मॉडिफिकेशंस एंड लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर स्केलेटन किस तरह उनकी सपोर्ट करता है और किस तरह से लोकोमोशन में हेल्प करता है। रेप्टाइल्स का स्केलेटन हाईली ऑसिफाइड होता है। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ बोन, या ऐसे कह लें कि बोन के अंदर जो मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉज़िट होना। बोन के अंदर क्या मटेरियल है, फास्फोरस है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो वो जितना ज़्यादा उसमें डिपॉज़िट होगा, मौजूद होगा, जमा होगा, हम कहेंगे कि बोन उतनी ही ज़्यादा ऑसिफाइड है। तो रेप्टाइल्स का जो स्केलेटन है, रेप्टाइल्स की जो बोन्स होती हैं वो हाईली ऑसिफाइड होती हैं। इनका स्कल लॉन्गर होता है। इनको अगर हम कंपेयर करें एम्फीबियंस के साथ, तो एम्फीबियंस का जो स्कल है वो शॉर्ट होता है, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है। लेकिन रेप्टाइल्स को अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से लॉन्गर स्कल की ज़रूरत होती है। दे हैव सेकेंडरी पैलेट। रेप्टाइल्स के अंदर सेकेंडरी पैलेट भी मौजूद होता है। ये पैलेट क्या है? पैलेट को आम ज़ुबान में हम यहाँ पर तालू के नाम से जानते हैं, उर्दू में इसको तालू कहा जाता है। तो यहाँ पर एक क्रोकोडाइल को आप देख सकते हैं, ये अपना माउथ ओपन किए हुए है। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसकी नेज़ल कैविटी है। ये नॉस्ट्रिल्स हैं और नॉस्ट्रिल्स से लेके यहाँ तक इतना इतना आलमोस्ट कह लें कि ये नेज़ल कैविटी का पार्ट है, जो कि इसको सांस लेने में, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जबकि ये जो है इसकी, ये ओरल कैविटी है। अब नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी के दरमियान में जो पार्टीशन है वो एक हड्डी होती है, जिसको हम सेकेंडरी पैलेट के नाम से, और उर्दू में अभी मैंने आपको बताया तालू के नाम से जानते हैं। इसका असल मकसद और असल फ़ायदा क्या होता है कि ये रेप्टाइल या क्रोकोडाइल या कोई भी रेप्टाइल है, और इनफैक्ट एम्फीबियंस के अलावा रेप्टाइल्स और मैमल्स जो हैं, इनमें ये पैलेट मौजूद होता है। तो जब ये फूड खाते हैं, तो जब ये फूड अपनी ओरल कैविटी के अंदर लेके जाते हैं, तो अगर फूड का जो पीस है वो बहुत बड़ा हो, तो इनकी नेज़ल कैविटी बंद होने का ख़दशा होता है कि इनका सांस रुक जाएगा जब ये खाना खा रहे होंगे। तो ये सेकेंडरी पैलेट इस बात को यकीनी बनाता है कि खाना खाते हुए इनकी नेज़ल कैविटी ओपन रहे और सांस में कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इनकी स्नाउट लॉन्ग होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ये स्नाउट है, और स्नाउट के आखिरी पॉइंट पर, इस जगह पर, ये इनके नॉस्ट्रिल्स मौजूद हैं, जहाँ से ये एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और एयर इनकी नेज़ल कैविटी में ट्रैवल करती हुई इनके लंग्स की तरफ चली जाती है। तो ये नॉस्ट्रिल्स शिकार करते हुए अपने पानी से बाहर रखते हैं। खुद ये सारे के सारे पानी में छुप जाते हैं, जबकि सिर्फ अपने नॉस्ट्रिल्स को पानी से बाहर रखते हैं। इस तरह इनको दो फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो इनका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ब्रीदिंग, वो रुकती नहीं है, और दूसरा ये शिकार की नज़र से छुप जाते हैं और आसानी से शिकार कर लेते हैं। पानी के अंदर छुपे रहते हैं किसी तालाब में, झील में, और जब शिकार किनारे पे आता है पानी पीने के लिए, तो ये उसको फिर अचानक से दबोच लेते हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये बेसिकली इनके स्कल में पाई जाती हैं। वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का जो पहला रीजन है, ये वर्टिब्रल कॉलम काफ़ी सारे रीजन्स में डिवाइडेड होता है। पहला रीजन जो है वो सर्वाइकल रीजन कहलाता है, जिसको हम नेक रीजन भी कहते हैं। और नेक रीजन का जो पहला वर्टिब्रा है वो एटलस कहलाता है। एटलस इज़ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये वो वर्टिब्रा है जो कि वर्टिब्रल कॉलम को स्कल के साथ अटैच करने में हेल्प करता है, यानी वो पॉइंट है जो जहाँ पर स्कल और वर्टिब्रल कॉलम आपस में अटैच होते हैं।
और स्कल और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान जो कनेक्शन है उसको हम ऑक्सीपिटल कंडाइल कहते हैं। ये एक छोटी सी बोन होती है जो कि दोनों को आपस में अटैच करती है, जोड़ती है। एटलस का मेन काम होता है नोडिंग करना। नोडिंग यानी कि जो सर के साथ इशारा किया जाता है यस में, वो जो मूवमेंट है स्कल की उसको नोडिंग कहा जाता है। दूसरा जो वर्टिब्रा है वो एक्सिस कहलाता है। एक्सिस एटलस के नीचे होता है और इसका मेन काम होता है रोटेशनल मूवमेंट में हेल्प करना। यानी हेड को जो हम दाएं बाएं घुमा सकते हैं, ऐसे ही रेप्टाइल्स भी दाएं बाएं घुमा सकते हैं। तो ये जो रोटेशनल मूवमेंट है, ये रोटेशनल मूवमेंट एक्सिस की वजह से होती है। बाकी जितने भी वर्टिब्रा हैं, अदर वर्टिब्रा, वो सारे के सारे नेक की फ्लेक्सिबिलिटी में इजाफ़ा करते हैं और डिफरेंट रेप्टाइल्स में डिफरेंट तादाद पाई जाती है दूसरे तमाम वर्टिब्रा की, और ये सारे के सारे वर्टिब्रा नेक को सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ़ काम करने में। और डेफिनेटली नेक का जो बुनियादी काम है वो शिकार पकड़ने में हेल्प करना है। रिब्स, वेरिएबल नंबर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ऑल रेप्टाइल्स। फिक्स नहीं है रिब्स की तादाद। रिब्स ऑफ टर्टल आर फ्यूज्ड विद इट्स शेल। ये हमने टर्टल के टॉपिक में पढ़ा था कि जो उसका शेल होता है टर्टल का, वो उसकी रिब्स की और चंद और बोन्स की फ्यूजन से बना हुआ होता है बेसिकली। रिब्स ऑफ स्नेक आर अटैच टू लार्ज बेली स्केल्स। तो जो स्नेक है उसमें लेग्स तो ऐसा सच मौजूद नहीं होती, मूवमेंट के लिए लिम्स मौजूद नहीं होते, लेकिन जब वो चलता है तो उसकी बॉडी के नीचे छोटे छोटे स्केल्स होते हैं बेसिकली, जो उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। लेकिन वो स्केल्स अकेले काम नहीं कर सकते, उन स्केल्स का डायरेक्ट कनेक्शन होता है विद रिब्स। स्नेक की जो रिब्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं तादाद में, 200 से भी ज़्यादा होती हैं, तो उनके साथ डायरेक्ट लिंक होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है स्केल्स का और रिब्स का आपस में। और ये कनेक्शन बनाता कौन है? स्ट्रॉन्ग मसल्स। कुछ ख़ास किस्म के मसल्स होते हैं जो कि इनको आपस में अटैच करवाते हैं। तो रिब्स, मसल्स और स्केल्स, बेली स्केल्स जो उसके नीचे वेंट्रल साइड पे मौजूद होते हैं, ये तीनों चीज़ें मिलकर उसको आगे बड़ी तेज़ जो मूवमेंट करता है स्नेक, लहराते हुए चलता है, तो वो मूवमेंट जो है वो उसकी ये तीनों चीज़ें मिलकर करवाती हैं। इसके अलावा कोबरा स्नेक जो है उसके सर्वाइकल रीजन के अंदर कुछ ऐसी रिब्स मौजूद होती हैं जो कि उसको उसका स्पेसिफिक अग्रेसिव बिहेवियर जो कि आपको इस डायग्राम में, इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, इस तरह जो अग्रेसिव बिहेवियर वो करता है, अपना जो एंटीरियर पोर्शन है उसको फुला लेता है, फुलाना जिसको हम कहते हैं आम ज़ुबान में। तो ये जो इसका बिहेवियर है ये रिब्स की मदद से होता है जो कि इसके सर्वाइकल रीजन में मौजूद होती हैं। कॉडल रीजन जो इसका टेल वाला रीजन है, वहाँ पर एक फ्रैक्चर प्लेन मौजूद होता है। फ्रैक्चर प्लेन को समझने के लिए आप इस पिक्चर का सहारा ले सकते हैं। ये एक लिजर्ड है जिसकी दुम कटी हुई नज़र आ रही है। तो एक्चुअली इस लिजर्ड के इस पॉइंट पर फ्रैक्चर प्लेन होता है जो कि वर्टिकल फ्रैक्चर प्लेन कहलाता है। जब इस लिजर्ड को या किसी भी लिजर्ड को कोई ख़तरा महसूस होता है पकड़े जाने का या शिकार हो जाने का, तो ये अपनी टेल को ख़ुद ही काट कर उस फ्रैक्चर प्लेन वाले पॉइंट पर काट कर अलग कर देती है अपनी बॉडी से। तो ये जो प्रोसेस है इसको ऑटोटॉमी कहा जाता है, ऑटोटॉमी कहलाता है ये प्रोसेस। तो ये ऑटोटॉमी करती है, अपनी टेल को सेपरेट कर देती है, और वो जो शिकार है, वो जो शिकारी है, इसका प्रीडेटर है या कोई इसको मारने आया है, अगर ह्यूमन है तो फिर भी वो उस कटी हुई टेल को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। तो बेसिकली उस प्रीडेटर की कन्फ्यूजन जो है वो टेल
की वजह से होती है, जो कटी हुई है और काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली मूव कर रही होती है, जैसे कोई चीज़ तड़प रही होती है इस तरह से, तो उतनी देर में उसकी कन्फ्यूजन के दौरान जो लिजर्ड होती है उसको खुद बच निकलने का मौका मिल जाता है और बाद में फिर उसकी जो कटी हुई टेल है वो रीजनरेट कर जाती है। तो ये सारा प्रोसेस इसका डिफेंसिव मैकेनिज़्म है। लोकोमोशन, अक्सर जो रेप्टाइल्स हैं उनके अपेंडेजेस जो होते हैं वो बॉडी की साइड से निकले हुए होते हैं, जैसे कि लिजर्ड के पिछली स्लाइड में हमने देखा। और जब लिजर्ड मूव करती है तो उसके अपेंडेजेस उसको आगे की तरफ जब मूव करवाते हैं बॉडी को, तो अपेंडेजेस खुद हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। तो लिजर्ड को या किसी भी और रेप्टाइल को चलने के लिए पहले अपनी बॉडी को उठाना पड़ता है, उसके बाद वो आगे मूव कर सकता है। तो रेप्टाइल्स की ज़्यादातर कोशिश होती है कि मूवमेंट को कम से कम किया जाए ताकि एनर्जी को बचाया जा सके, क्योंकि मूवमेंट के लिए पहले उनको बॉडी उठानी पड़ेगी, फिर आगे चलना पड़ेगा, उसके लिए उनको बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ती है। तो ज़्यादातर रेप्टाइल्स आम हालात में रेस्ट की कंडीशन में अपनी बॉडी को ज़मीन पर रख देते हैं और रेप्टाइल्स जो हैं अपने अपेंडेजेस को भी रेस्ट देते हैं। ऐसे ही लिजर्ड अपनी बॉडी को दीवार पे रख देती है और अपने अपेंडेजेस को रेस्ट देती है। जब उसको चलना पड़े, भागना पड़े, तो फिर उसके अपेंडेजेस वैसे भी छोटे होते हैं निस्बतन कंपैरेटिवली, तो वो अपने फिर लिम्स की मदद से अपनी बॉडी को उठा के चलती है। जो एंशियंट रेप्टाइल्स थे पुराने, जो अब मौजूद नहीं हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है डायनासोर, इसके अपेंडेजेस पे अगर हम गौर करें तो इसके जो फ्रंट अपेंडेजेस हैं वो छोटे हैं, जबकि जो हाइंड लिम्स हैं, पीछे वाले जो इसकी लेग्स जिनको हम कह सकते हैं, वो बड़ी मज़बूत और बड़ी बड़ी हैं। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है या इस तरह की जो बॉडी के लिम्स की स्ट्रक्चर है, वो इनको दो पैरों पर चलने वाला रेप्टाइल बनाती हैं। ये आसानी से बाईपेडल लोकोमोशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बाईपेडल लोकोमोशन करने के लिए इनकी जो जो बॉडी का इंटीरियर पोर्शन है, ये वाला, ये काफ़ी भारी है। अगर ये दो पैरों पे खड़े होंगे तो ये मुंह के बल नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि इनका स्कल और इनके इंटीरियर रीजन बड़ा हैवी है। तो फिर इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कुदरती तौर पर इनकी बॉडी के अंदर बड़ी ही मज़बूत और भारी किस्म की टेल मौजूद है। तो ये टेल का वज़न जो है इस इंटीरियर रीजन ऑफ बॉडी को बैलेंस कर देता है, और ये जो डायनासोर था ये चलते हुए फिर गिरता नहीं था और अपने ये जो फ्रंट अपेंडेजेस हैं उनको दूसरों के साथ, दूसरे ऑर्गेनिज़म के साथ लड़ाई करने में या फूड कैप्चर करने में, शिकार करने में हेल्प करते थे इनको ये फ्रंट अपेंडेजेस।